नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे आईएमएस में जो रिकॉर्ड रिजेक्ट हो जाते हैं, गलती से रिजेक्ट हो जाएं या आपने जानबूझ के किए हैं रिजेक्ट, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी और उसका इफेक्ट 3B पे क्या पड़ेगा। क्योंकि आईएमएस में रिकॉर्ड जो भी आप एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, उसके बेस पे 2B जनरेट होता है और 2B का इफेक्ट 3B पे जाता है। तो आपको बताऊंगा कि कैसे आप हैंडल करेंगे रिजेक्ट रिकॉर्ड्स को आईएमएस में अगर होता है तो। चलिए डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। रिस्पॉन्ड कैसे आईटीसी अवेल करेगा अगर रॉन्गली मतलब गलत तरीके से या बाई मिस्टेक रिजेक्ट हो गया इनवॉइस, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, कि इस तरह के केसेस में रिसिपेंट को अपने सप्लायर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई जो इनवॉइस मैंने गलती से या जो क्रेडिट नोट मैंने गलती से रिजेक्ट मार दिया है, सेम रिकॉर्ड को दोबारा आप GSTR 1A में दिखा दो। अगर आपने अपनी 3B फाइल नहीं करी है तो 3B फाइल करने से पहले GSTR 1A फाइल कर सकते हो। और अगर पार्टी ने 3B फाइल कर दी है अपनी, तो नेक्स्ट मंथ की GSTR 1 में या IFF में उस इनवॉइस को या उस क्रेडिट नोट को दोबारा दिखा दो। ठीक है, जैसे वो इनवॉइस या क्रेडिट नोट दोबारा दिखा देंगे या डेबिट नोट दोबारा दिखा देंगे, तो आप अगेन दोबारा से आप आईएमएस में उस इनवॉइस को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद आप 2B के अंदर आईटीसी को रिकम्प्यूट करेंगे। देन उसके बाद आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कोई भी ओरिजिनल रिकॉर्ड रिजेक्ट कर दिया जाता है रिसिपेंट के द्वारा, जो सप्लायर ने सेम रिकॉर्ड अपनी GSTR 1 में या 1A में अमेंडमेंट टेबल में GSTR 1 या IFF में दिखाया है, सेम मंथ में या सब्सिक्वेंट पीरियड यानी आगे के मंथ में स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सप्लायर की लायबिलिटी पे। सप्लायर ने अपनी R1 फाइल करी और रिसिपेंट ने उस ओरिजिनल रिकॉर्ड को रिजेक्ट कर दिया, तो बोल रहा है कि यदि कोई ओरिजिनल रिकॉर्ड रिसिपेंट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाए, सप्लायर ने जो इनवॉइस अपने सप्लायर ने अपने GSTR 1 में दिखाया या GSTR 1 में दिखाया, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सप्लायर की लायबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया। देखो, रिसिपेंट ने इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया आईएमएस के अंदर, ठीक है, किसमें, आईएमएस में इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो सप्लायर की क्या होगी, लायबिलिटी घट जाएगी। क्योंकि अगर मैं 10 इनवॉइस दिखा रहा था, एक मेरा रिजेक्ट कर दिया, तो अब मेरी 9 के ऊपर लायबिलिटी आएगी, तो 3B में ऑटोमेटिक मेरी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। ये ऐसा रिसिपेंट ने बाई मिस्टेक किया था। सप्लायर ने जब रिसिपेंट से फ़ोन पे बात करी तो पता लगा यार बाई मिस्टेक किया है, तो अब क्या होगा, रिसिपेंट बोल रहा है यार वो उस इनवॉइस को दोबारा दिखा दो, तो दोबारा आप दिखा सकते हो उस इनवॉइस को, यानी रिसिपेंट दोबारा उस इनवॉइस को शो कर सकता है अपनी GSTR 1 में या GSTR 1A में। उसके बाद जो उसकी लायबिलिटी घटी थी, फिर उसी पॉइंट पे उसकी लायबिलिटी आ जाएगी सेम। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसिपेंट टैक्स पेयर आईटीसी को कैसे रिवर्स करे अगर रॉन्गली रिजेक्ट कर दिया गया है क्रेडिट नोट आईएमएस के अंदर और करस्पॉन्डिंग 3B फाइल कर दी गई है उस टैक्स पीरियड की। देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि रिसिपेंट रिक्वेस्ट कर सकता है इस तरह के केस में सप्लायर से, कंसर्न सप्लायर से, कि भाई जो क्रेडिट नोट गलत तरीके से रिजेक्ट हो गए थे उस क्रेडिट नोट को दोबारा आप दिखा दो विदाउट एनी चेंजेस। किसमें, किस पीरियड में, अगर आपने 3B फाइल नहीं करी है तो GSTR 1A में दिखा दो, या फिर नेक्स्ट मंथ की GSTR 1A में या नेक्स्ट मंथ की GSTR 1 में अमेंडमेंट टेबल में अगर कोई चेंजेस है तो उसको अमेंड कर सकते हो। सब रिसिपेंट यहाँ पे उसको आईएमएस में एक्सेप्ट करेगा, देन आईटीसी ऑटोमेटिक ही उसकी 3B में रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि क्रेडिट नोट को जैसे ही एक्सेप्ट करोगे आप आईएमएस में, तो आपकी आईटीसी अपने आप ही घट जाती है, ऑटोमेटिक ही 2B में जाएगी और 2B से 3B में आएगी। अगर कोई ओरिजिनल क्रेडिट नोट रिजेक्ट कर दिया जाता है रिसिपेंट के द्वारा, ठीक है, और सप्लायर फर्निश कर देता है अपना सेम क्रेडिट नोट GSTR 1A में सेम टैक्स पीरियड में या अमेंडमेंट के टेबल के थ्रू फ्यूचर टैक्स पीरियड में टिल द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, जो टाइम लिमिट है उसके अंदर, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा सप्लायर की लायबिलिटी पे। देखो, ओरिजिनल क्रेडिट नोट जो कि रिजेक्टेड था रिसिपेंट के द्वारा, सप्लायर ने अपना सेम R1 फाइल कर दिया है, R1A फाइल कर दिया है सेम टैक्स पीरियड का, तो उसका क्या सप्लायर की लायबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो, सप्लायर की लायबिलिटी एडेड बैक हो जाएगी GSTR 3B में। एड बैक क्यों हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही रिसिपेंट क्रेडिट नोट को रिजेक्ट मारेगा, आपने जो क्रेडिट नोट दिखाया था अपनी लायबिलिटी को कम किया था, तो जब रिसिपेंट रिजेक्ट मारेगा तो क्या होगा, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी सप्लायर की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। बिकॉज जो ओरिजिनल क्रेडिट नोट था वो रिजेक्ट कर दिया गया रिसिपेंट के द्वारा आईएमएस के अंदर।
अब सप्लायर को सेम क्रेडिट नोट अपने जीएसटीआर 1A में दिखाना है, सेम टैक्स पीरियड के अंदर दिखा सकता है जीएसटीआर 1A में, और जीएसटीआर 1A में नहीं दिखा पाया तो अगले मंथ की जीएसटीआर 1A में अमेंडमेंट वाले टेबल में वो शो कर सकता है दोबारा से क्रेडिट नोट को। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्रेडिट नोट को वो एक्सेप्ट करेगा सप्लायर। जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा आईएमएस के अंदर, आपकी लायबिलिटी दोबारा से रिड्यूस हो जाएगी, यानी नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी इनवॉइस अगर रिजेक्ट हो जाता है, आपको क्या करना है, जीएसटीआर 1A में दिखाओ या फिर अमेंडमेंट वाली टेबल में जीएसटीआर 1 में, नॉर्मल जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट वाली टेबल में उस इनवॉइस को क्रेडिट नोट को दिखा सकते हो। क्योंकि जैसे ही आप अमेंडमेंट करोगे दोबारा से उसको आईएमएस पे एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अमेंडमेंट वैल्यूज है, वो आईएमएस में जब एक्शन लेगा तब उसके हिसाब से 3B या R1 पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी कुल मिला के सीधी सीधी बात है, सिंपल सी बात कर रहा हूँ, कोई भी अगर इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रिजेक्ट कर दिया जाता है सामने वाली पार्टी के द्वारा, तो पार्टी से बात करनी भाई क्या इशू है। अगर बोलता है कि ये इशू है, तो आप उस दोबारा इनवॉइस को, क्रेडिट नोट को, डेबिट नोट को दोबारा दिखा सकते हो, किसमें, जीएसटीआर 1A में। और अगर जीएसटीआर 1A आप नहीं दिखा पाए तो नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर 1 के अंदर अमेंडमेंट वाली टेबल में वो दोबारा से क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अमेंडमेंट करके थ्रू कर सकते हो, अमेंडमेंट के थ्रू करना है। ठीक है ना, नया इनवॉइस ऐड बैक नहीं करना है भाई, दोबारा से सेम, क्योंकि दोबारा से जब सेम इनवॉइस ऐड करोगे तो पोर्टल पे इशू आ सकता है। क्योंकि ये जो एडवाइजरी है, इस एडवाइजरी में हर बार यही बोल रहे हैं कि भाई अमेंडमेंट के थ्रू आप दिखाओगे, अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, तो अमेंडमेंट के थ्रू आप दिखाओगे अगर R1 में दिखा रहे हो तो। ठीक है, अमेंडमेंट करोगे, अगर कोई भी चेंजेस इनवॉइस में, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट में नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपको दोबारा से उसको अमेंडमेंट करना है, दोबारा से सेम इनवॉइस नंबर डाल देना, दोबारा से सेम डेट डाल देना, वैल्यूज वगैरह सब सेम रहेगी, बस आपको अमेंडमेंट वाली टेबल में उसको दोबारा से दिखा देना है। ठीक है, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद दोबारा वो आईएमएस में एक्सेप्ट करेगा उसको, तब जाके उसका इफेक्ट 3B में पड़ेगा। समझ में आ गया, दो ऑप्शन है, जीएसटीआर 1A और जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1A में तो आप जैसे मर्जी सेम टैक्स पीरियड में दिखा लो, लेकिन जीएसटीआर 1 में आप दिखाओगे, 1A में तो जैसे मर्जी दिखा लो, ऐड करना है ऐड कर लो, अमेंडमेंट करना है अमेंडमेंट कर लो, उसके अंदर कर सकते हो आप। लेकिन आपको R1 में अगर दिखाना है तो अमेंडमेंट के थ्रू दिखाओगे, जीएसटीआर 1 के अंदर अमेंडमेंट टेबल के थ्रू ही आप दिखाओगे, ये ध्यान रखना। दोबारा से सेम इनवॉइस को रिपोर्ट मत करना, उसी इनवॉइस को दोबारा से अमेंड कर देना है। अमेंडमेंट में चाहे तो आप सेम एज इट इज वैल्यू, बिना किसी चेंजेस के सेम वैल्यू रिपोर्ट कर सकते हो। जैसी रिपोर्ट करोगे दोबारा से पार्टी के पास चला जाएगा वो, और उसको वो आईएमएस में एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, तो उसका इफेक्ट उसको दिखेगा। समझ गए? बाकी जब आप प्रैक्टिकली करोगे इसको तो आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, तब आप इन चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से सीख सकते हो। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।